हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। यह टॉपिक फ्रांसिस बेकन से संबंधित है, जो कि द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहे जाते हैं। फ्रांसिस बेकन से संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, अतः इंग्लिश लिटरेचर में फ्रांसिस बेकन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। कुल मिलाकर चाहे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, फ्रांसिस बेकन के संबंध में क्वेश्चंस अवश्य में आते हैं, अतः एग्जामिनेशंस की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली एग्जामिनेशंस में फ्रांसिस बेकन के एसेज से संबंधित मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में पूछा जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन एवं अचीवमेंट के संदर्भ में भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। और इट मे बी दैट बेकन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। हाउ फार इज दिस क्लेम जस्टिफाइड? Apart from this, it may be from your study of Bacon's essays show that they are rich in Renaissance element, that the spirit of the age finds full expression in them. Apart from this, give an estimate of the contribution of Bacon to development of English prose. फ्रांसिस बेकन के कोटेशंस तथा इडियोमेटिक फ्रेज के संबंध में भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फ्रांसिस बेकन कोई साधारण शख्सियत नहीं थे, वरन वे एक महान विचारक, लेखक, चिंतक, दार्शनिक तथा इन सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान भी थे। इसके अतिरिक्त कानूनी एवं वैज्ञानिक मामलों में व्यस्त होते हुए भी वे लेखन, सृजन, चिंतन के संदर्भ में अनवरत कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे। उनकी साहित्यिक कृतियों में, या ये कहें कि जो लिटरेरी राइटिंग्स हैं, उनमें एसेज सबसे प्रसिद्ध कृति है, तथा इसमें उनके 28 वर्ष में यानी 28 ईयर्स में जो उन्होंने 58 एसेज लिखे, उनके संबंध में विवरण मिलता है। एक सूत्रात्मकता, चित्त आकर्षक शैली तथा व्यवहारिक मनोवृत्ति, ये सब उनके निबंधों की विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने एसेज में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट के संबंध में भी चर्चा की है, तथा बातों बातों में उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कोटेशंस लिखे हैं, या ये कहें कि ऐसे महत्वपूर्ण कोटेशंस का सृजन किया है, जो कि अपने सृजन के इतने वर्षों के पश्चात भी इंग्लिश लिटरेचर में तथा ह्यूमन टेंडेंसी में एक स्पेसिफिक प्लेस रखते हैं, तथा अपने सृजन के इतने वर्षों के पश्चात उनका आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। उनके कई कोटेशंस हम लोग जाने अनजाने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं, जैसे नॉलेज इज़ पावर, आइडियाज़ रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अतिरिक्त नॉलेज इज़ पावर ये सभी जनरली बोल देते हैं, बट ये सभी को नहीं पता है संभवतः है कि ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया है। उनका ये कोटेशन कि होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ अ बैड सुपर, ये भी एक बहुत नोन कोटेशंस है, या ये कहें कि नोन कोटेशन है। कुल मिलाकर उन्होंने जो भी योगदान दिया है या कंट्रीब्यूशन किया है, वह वास्तव में ह्यूमन टेंडेंसी को समझने के लिए तथा समझने की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, या उनके निबंधों के अनुशीलन से या अध्ययन से ये पता चलता है कि जब वो लेखन सृजन करते थे तो बहुत संभव है कि कई बार वे कई घंटे नहीं बैठते थे, वरन अचानक ही जो ख्याल उनके मन में आता था वे उसे कलमबद्ध कर लेते थे। लेट अस नो अबाउट सम स्पेसिफिक अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्रांसिस बेकन, आई मीन टू से अबाउट फ्रांसिस बेकन। इसके अतिरिक्त उनके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि वे एक पहले ऐसे व्यक्ति थे या ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कुल मिलाकर यही कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लेखन के, उनके व्यक्तित्व के। इन सभी के चलते वे आज भी हम सभी के मध्य अध्ययन का तथा चिंतन अनुशीलन का विषय बने हुए हैं। फ्रांसिस बेकन इज जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फॉर ही वॉज द फर्स्ट टू यूज वर्ड एसे इन इंग्लैंड, एंड हिज वॉल्यूम्स of essays published in 1597 was the first work of prose composition in this genre. It is also said about him that Bacon is the first real essays, I mean to say real essayist in England, and one of the greatest. Of course, the term essay and general conception of this literary kind he borrowed from the French essayist Montaigne, but filled it with material drawn with his own mind. He regarded the essays as a receptacle for detached thoughts, and so he
called the essays of dispersed meditation। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि उनके संबंध में या उनके एसेज के संबंध में जो शब्द प्रयोग किया जाता है या इडियोमेटिक फ्रेज प्रयोग किया जाता है वो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके संबंध में विकल्प दे दिए जाते हैं कि किसके संबंध में ये शब्द प्रयोग में आया है, अतः ये पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें स्पष्ट करना होगा कि डिस्पर्स्ड मेडिटेशन का अभिप्राय है या ऐसे विचार जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर या लेखक टॉपिक के संबंध में लगातार डिस्कस कर रहा है, लेकिन वे जो थॉट्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड भले ही नहीं हैं, लेकिन लगातार निरंतर उनके दिमाग में आ रहे हैं तथा उनका सृजन हो रहा है। So we can say that it is the style where that the discussing matter is the same. The ideas that are coming one by one but not well organized, or ideas don't come consecutively. So it may be, or I mean to say that it should be remembered, and this is called dispersed meditation. Apart from this, he was an extremely busy man of the world who was in the habit of jotting down his experiences. यहाँ पर jotting down शब्द का प्रयोग किया गया है और jotting down का अभिप्राय बेकन के संबंध में ये है कि वे अचानक ही अपने विचारों को कलमबद्ध करते थे, या ये कहें कि जो भी थॉट्स उनके दिमाग में आया उन्होंने पेन लिया और उसको लिख दिया। लेटर ऑन उसे वे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते थे, या ये कहें कि उसे लेखनीबद्ध करते थे। So we can say that who was in the habit of jotting down his experiences and his views on man and life. Of course, it has been said about him that he was connected or he has expressed his views about man and life. जगत और जीवन के संबंध में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्टता है उल्लेखित किया है। That is why he defined his essays about councils, civil and moral, यानी civil and moral aspect को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने निबंधों को लिखा है। His purpose was not to preach ideal morality but to give valuable guidance on a variety of subjects drawn from day by day. Apart from this, his thoughts were connected from practical life day to day. यही कारण है कि जो उनके एसेज हैं वो मैंस बिजनेस एंड बूजम से कनेक्टेड होते थे तथा इमेंसली पॉपुलर हो जाते थे। यहाँ पर नेक्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज का प्रयोग किया गया है मैंस बिजनेस एंड बूजम, तो ये याद में रखना है या ये कहें कि ध्यान में रखना होगा। Now moving to another aspect, that Bacon remains unmatched by any other Englishman in giving so much shrewd advice for the management of one's life. His essays are mines of practical wisdom. No one who seeks worldly advancement can afford not to or we should say, or we should understand that no one who seeks worldly advancement can afford not to read Bacon's essays. It means कि यदि आपको सांसारिक उन्नति यानी वर्ल्डली प्रोग्रेस को समझना है तो बेकन्स के एसेज को सबसे पहले समझना होगा, तभी वास्तव में हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे, या ये कहें कि तभी वास्तव में इस अर्थ का सही आशय ग्रहण कर सकेंगे। यानी उनकी बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ल्डली एडवांसमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए बेकन्स के एसेज का अध्ययन आवश्यक है। वे अपनी लेखन सृजन चिंतन के कारण इतने अधिक फेमस थे कि उनके द्वारा लिखे गए जो एसेज थे वो फ्रेंच, इटालियन, लैटिन तथा विश्व की कई भाषाओं में अनुवादित किए गए। इट मीन्स दैट दे वर ट्रांसलेटेड क्वाइट अर्ली इनटू फ्रेंच, इटालियन एंड लैटिन लैंग्वेज एंड आर द ओनली वर्क्स of Bacon that have lasted long. Few books of the kind have been so widely read. In this context, Hughes Walker says that what about the Bacon? That probably no volume of prose in the English language has furnished so many popular quotations. Yes, it should be remembered. Bacon's essays are of the aphoristic kind. It means we should remember that what is the meaning of aphoristic kind, because ये एक स्टाइल है लिखने की. He lacks the intimacy of style and treatment of Charles Lamb, and herein lies in the inferiority as an essayist. It is for this reason that some critics have said that essay took a wrong turn in the hands of Bacon. The ideal essay is on personal. It has been called a prose lyric. It is the confidential chat of the wise friend. It implies a certain lightness and ease and a confidential relation between the author and the reader. हाँ, उनके संबंध में ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब उनके
निबंधों का अध्ययन या अनुशीलन पाठक करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो एक अपने पर्सनल क्लोज फ्रेंड से बातचीत कर रहा है, और उसके संबंध में जो उन्होंने इसमें शब्द यूज किया गया है कि द, यही कारण है कि उनके एसेज के संबंध में द कॉन्फिडेंशियल चैट ऑफ अ वाइस फ्रेंड का प्रयोग किया गया है। इट इम्प्लाइज, कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि ऑथर एवं रीडर के मध्य कुछ महत्वपूर्ण संवाद चल रहा है तथा कुछ विशेष, अत्यधिक संवेदनापूर्ण एवं विशेष संबंध है। ह्यूज वॉकर ने उनके संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, एंड ही हैज सेड, वी फाइंड इन चार्ल्स लैम्ब बट नॉट इन बेकन, he is always stately and magnificent, never like an informal and chatty friends. The dry light of reason always envelopes, but never the rainbow colors resulting from the humid light of emotions. There is no tenderness, no pathos, no confidence of the intimacy and chatty friends. It is always a cold reason, searching analysis and witty thoughts. Bacon is so stately and his thought is so profound that we cannot speak of his essays even as confidential as a philosopher, as a guide. Bacon is the greatest of the English essayists of the reflective, impersonal, or aphoristic kind, just as Charles Lamb is the best essayist of the personal kind. Bacon did more than merely introduce to a new literary form. He took one of the longest steps even taken in the evolution of English prose style, a step which set that style upon the road which it travelled down to the days of the Swift and Addison. English prose already before Bacon, or independently of him, rich and sonorous. Of course, it should be remembered that the essays of Bacon have to be read slowly and thoughtfully, not because the style is obscure but because they are extremely condensed and the thought is profound. जी हाँ, उनके विचारों में इतनी अधिक गहनता एवं स्पष्टता तथा मानवीय व्यवहार को पकड़ने की या पढ़ने की क्षमता विद्यमान थी कि एक बड़े जनसमूह के द्वारा या एक विस्तृत मनस के द्वारा या ये कहें जनमानस के माध्यम से उनको पसंद किया गया। और उनकी जो स्टाइल है उसके लिए एपिग्रामेटिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, एंड वी शुड से द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज समटाइम्स लूज बट इट इज़ रियरली एम्बिगुअस. With shortness came also flexibility. So we should say कि flexibility भी उनके essays में थी. The new style of Bacon fitted itself as easily to building and gardens, to suitors and ceremonies as to truth and death. To Bacon, in short, we are largely indebted for making good that which had hitherto been the chief defect of English prose. Till the closely years of the 16th century, except in translation, no one had shown a mastery over English prose style. Bacon is the first great stylist in the history of English prose. Of course, we should remember this. He is both the father of the English essays and the father of modern English prose. यदि आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज तथा फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज किसे कहा जाता है, तो इसका श्रेय निसंदेह बेकन को ही जाता है, या ये कहें कि इसका क्रेडिट फ्रांसिस बेकन को ही दिया जाना चाहिए. बेकन वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज एज. ऐसा भी कहा जाता है कि बेकन अपने एज के चाइल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं. हिज लाइफ कवर्स द पीरियड ऑफ richest fulfillment in the England of Renaissance spirit, because Bacon's life, character, has habits and works, more especially essays, rightly express the ideas of his age as well as its imperfections. The Elizabethans were our first romantics. The romantic quest is the remote and unknown. In Bacon, it took the form of an immense enthusiasm for books. He dared take all knowledge to be his province. The essays bear the impress of Bacon's encyclopedia acknowledge he can write with equal ease and penetration on an astonishing variety of subjects. Yes, we should remember that he can write with an equal ease and penetration on an astonishing variety of subjects. Each of his 59 essays or 58 essays deals with the different topic in the same learned way. In the essay of studies, he is all
for books and says, reading makes a full man. Yes, it should be remembered. Reading makes a full man. Conference a ready man and writing an exact man. यानी उन्होंने रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एवं राइटिंग के मध्य अंतर को बताया है कि रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि लिखने से पहले पढ़ना आवश्यक है। अतः उन्होंने सबसे पहले रीडिंग के संबंध में चर्चा की है, क्योंकि जब आप बहुत सारा पढ़ेंगे तब कहीं आप कुछ सार्थक सुंदर थोड़ा सा लिख सकेंगे। अतः सबसे पहले अध्ययन आवश्यक है। दैट इज़ वाई ही हैज़ सेड एंड ही हैज़ एम्फसाइज्ड दैट रीडिंग मेक द फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इट वॉज एन एज ऑफ ग्रोइंग मैटेरियलिज्म। यहाँ पर उन्होंने मैटेरियलिज्म शब्द का प्रयोग करके मैटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल के संबंध में भी चर्चा की, इन विच पीपल केयर्ड more for worldly power and wealth than for the good of soul in the other world. Bacon's philosophy is worldly. His essays are mines of worldly wisdom and so considered indispensable for a young man seeking worldly advancement. यानी यदि वर्ल्डली प्रोग्रेस करनी है, जगत को समझना है, तो उसके लिए बेकन के एसेज को पढ़ा जाना चाहिए। द थॉट ऑफ एसेज इज यूटिलिटेरियन, pragmatic and opportunistic, in keeping with the spirit of times. It exalted the king above the pupil, and Bacon's advocacy of the divine right and kings was largely influenced by this book. This book is also known the book of Renaissance. यहाँ पर उन्होंने मैकियावेलीज प्रिंस के संबंध में जो विचार उल्लेखित किए उनके संबंध में ही कहा गया है। मैकियावेली also taught that ends justify the means. Bacon too advocates that high ethical ideals may be sacrificed to achieve desired results. Such an opportunistic philosophy is typical ऑफ द रिनाइसेंस। यानी उन्होंने इसमें अवसरवादिता को महत्वपूर्ण बताया है तथा कहा है कि यदि अवसरवादी होना है या ये कहें कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए अवसरवादी यानी अपॉर्चुनिस्टिक होना आवश्यक है तथा हाई एथिकल आइडियल्स हैं उनको सेक्रीफाइस किया जाना चाहिए। इस संबंध में वो चर्चा कर रहे हैं। ट्रुथ इज़ डिज़ायरेबल बट अ लिटिल मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड एडवाइज बेकन मेक इट वर्क बेटर एज अ एलॉय इन अ कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आई होप आपका कंसेप्ट बेकन के संबंध में क्लियर हुआ होगा तथा उनके एसेज से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक्सप्लोर हुए होंगे, आपकी समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सिंपैथेटिक टू ईच अदर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु